बदज़ात औरत, शर्म नहीं आती तुझे मुझे मना करते हुए? तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की? हर रात यही नखरे करती है। हर रात तुझे बताना पड़ेगा कि पति परमेश्वर होता है। एक तो बेटी पैदा कर दी, उस पर से छूने नहीं देगी, अपने को सती सावित्री बनती है। नशे में धुत अनुज ऊल जुलूल बकते हुए पूजा को दबोचने की चेष्टा में उस पर चढ़ गया। पूजा की गर्दन पर शिकंजा कसते हुए बोला, यार दोस्तों के साथ तो खूब ही करती है और पति के पास आते ही रोनी सूरत बना लेती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए, यदि सीधे से नहीं मानी तो जान ले लूँगा। नशे में चूर अनुज को एहसास ही नहीं था कि उसने पूजा की गर्दन को कसकर दबा रखा है। दर्द से छटपटाती पूजा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंततः उसने खुद को छुड़ाने के लिए अनुज की जांघों के बीच कसकर लात मारी। दर्द से तड़पते हुए अनुज एक तरफ लुढ़क गया। मौका पाते ही पूजा पलंग से उतरकर भागी और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पैदा करनी तुम्हारे जैसे जानवर से एक और संतान। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। अनुज जब तक अपने आप को संभालता, पूजा ने कमरे से बाहर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। हर बार यही दोहराया जाता था, पर आज अब पहली बार पूजा ने कोई प्रतिक्रिया दी थी, मगर अब उसे डर लग रहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 3 साल की नन्ही बिटिया के लिए भी। फिर क्या करे क्या नहीं की मनोस्थिति से उभरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसका अंजाम वह खुद भी नहीं जानती थी, पर इतना ज़रूर था कि इससे बुरा तो भविष्य नहीं होगा। पूजा ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा कर रखे हुए रुपए निकाले और फिर नन्ही गुड़िया को शॉल से ढककर घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह घर जिसमें उसने 7 साल गुजार दिए थे, कभी अपना हो ही नहीं पाया। जनवरी की कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में डूबी सड़क ने उसे ठंड से ज़्यादा डर से कपा दिया, पर अब वापस जाने का मतलब था अपनी जान गंवाना, क्योंकि आज की उसकी प्रतिक्रिया ने पति के पौरुष को, उसके अहम को चोट पहुंचाई है और इसके लिए वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। यही सोचते हुए पूजा ने कदम आगे बढ़ा दिए, पर कहाँ जाए, कैसे जाए, सवाल निरंतर उसके मन में चल रहे थे। नन्ही सी गुड़िया उसके गले से चिपकी हुई ठंड से काँप रही थी। पास पड़ोस के किसी घर में जाकर वह तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ऑटो या किसी अन्य सवारी की तलाश में वह मुख्य सड़क तक आ चुकी थी, पर कहीं कोई नहीं था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में वह उसकी मदद करे, पर क्या उन्हें उसकी याद होगी? कितना समय बीत गया है, कोई संपर्क भी तो नहीं रखा उसने। जो भी हो, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। आसपास कोई बूथ ना देख पूजा थोड़ा आगे बढ़ गई। मोड़ पर ही एक निजी अस्पताल था, शायद वहाँ से फ़ोन कर सके। सामने लगे साइन बोर्ड को देखकर पूजा ने आश्वस्त होकर तेज़ी से अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए, पर किसी ने फ़ोन नहीं करने दिया या संजय जी ने फ़ोन नहीं उठाया तो रात भी तो कितनी हो गई है। यह सब सोचते हुए पूजा ने अस्पताल में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष की कुर्सी पर एक नर्स बैठी ऊँघ रही थी। माफ़ कीजिएगा, अपने ठंड से जमे हाथ से उसे धीरे से हिलाते हुए पूजा ने कहा। कौन है? चौंकते हुए नर्स ने पूछा। फिर पूजा को बच्ची के साथ देख उसे लगा कि कोई मरीज है, अतः अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, पूजा ने विनती भरे स्वर में कहा। पहले तो नर्स ने आनाकानी की, पर फिर उसका मन पसीज गया, अतः उसने फ़ोन आगे कर दिया। गुड़िया को वहीं सोफे पर लेटाकर पूजा ने संजय जी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, पर फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। पूजा का दिल डूबने लगा कि कहीं नंबर बदल तो नहीं गया। अब कैसे वह बचाएगी खुद को और इस नन्ही सी जान को। उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही और इधर तरह तरह के संशय पूजा के मन में चलते रहे।
निराश होकर वह रिसीवर रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई। हेलो। पूजा सोच में पड़ गई कि बोले या नहीं। तभी फिर हेलो की आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ी, तो उसने धीरे से कहा, मैं पूजा। तुमने इतनी रात गए फ़ोन किया, और वह भी अनजान नंबर से। सब ठीक तो है? तुम कैसी हो? गुड़िया कैसी है? अनुज जी कहाँ हैं? ढेरों सवाल संजय ने एक ही सांस में पूछ डाले। जी, मैं जीवन ज्योति अस्पताल में हूँ। क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? पूजा ने रूंधे गले से पूछा। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं इंतज़ार करो। यह कहकर संजय ने रिसीवर रख दिया। पूजा ने रिसीवर रखकर नर्स से फ़ोन के भुगतान के लिए पूछा, तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम, आप आराम से बैठ जाएं। लगता है आप किसी हादसे का शिकार हैं। नर्स की पैनी नज़रों को अपनी गर्दन पर महसूस कर पूजा ने गर्दन को आंचल से ढक दिया। नर्स द्वारा कॉफ़ी दिए जाने पर पूजा चौंक गई। पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है, नर्स बोली। गर्म कॉफ़ी ने पूजा को थोड़ी राहत दी। फिर वह नर्स की सहृदयता पर मुस्कुरा दी। इसी बीच संजय अस्पताल पहुंच आए। आते ही उन्होंने गुड़िया के बारे में पूछा। पूजा ने सो रही गुड़िया की तरफ इशारा किया, तो संजय ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से संजय को बताया कि शायद किसी ने पूजा के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ा है। नर्स को धन्यवाद देते हुए संजय ने गुड़िया को और कसकर चिपका लिया। बाहर निकलते ही पूजा ठंड से कांप उठी। तभी संजय ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लो, वरना ठंड लग जाएगी। पूजा ने चुपचाप जैकेट पहन ली और उनके पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर गुड़िया को लिटाते हुए संजय ने पूजा को बैठने को कहा, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। संजय के घर पहुंचने तक दोनों खामोश रहे। कार के रुकते ही पूजा ने गुड़िया को निकालना चाहा, पर संजय ने उसे घर की चाबी देते हुए दरवाज़ा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से गुड़िया को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने गुड़िया को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से ढक दिया। पूजा ने कुछ कहना चाहा तो उसे चुप रहने का इशारा करके एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर लेट गए। दुविधा में खड़ी पूजा सोच रही थी कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वह उनके बिस्तर पर इतनी रात गए वह उनसे कोई तर्क भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए चुपचाप गुड़िया के पास लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह थकी हुई है। आंखें बंद करते ही नींद ने उसे दबोच लिया। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज़ से पूजा की नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा संजय जी नाश्ता और चाय की तैयारी कर रहे थे। पूजा शॉल ओढ़कर रसोई में आई और धीरे से बोली, आप तैयार हो जाएं, यह सब मैं कर देती हूँ। मुझे आदत है, तुम थोड़ी देर और सो लो, संजय ने जवाब दिया। पूजा ने अपनी भर आई आंखों से संजय की तरफ देखा। इन आंखों के आगे वो पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए। फिर चुपचाप बाहर निकल गए। संजय के तैयार होने तक पूजा ने चाय नाश्ता तैयार कर मेज़ पर रख दिया। नाश्ता करते हुए संजय ने धीरे से कहा, बरसों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूँ। और फिर चाय के साथ आंसू भी पी गए। जाते जाते पूजा की तरफ देख बोले, मैं लंच ऑफिस में करता हूँ, तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखना और थोड़ी देर सो लेना। और फिर ऑफिस चले गए। दूर तक पूजा की नज़रें उन्हें जाते हुए देखती रहीं, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले देखा करती थी जब वह पड़ोसी थे। तब कई बार संजय ने पूजा को अनुज की क्रूरता से बचाया था। इसी दौरान दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं पनपी थीं, पर पूजा को उसकी मर्यादा ने और संजय को उसके प्यार ने कभी इजहार नहीं करने दिया।
क्योंकि संजय पूजा की बहुत इज्जत भी करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके कारण पूजा किसी मुसीबत में फंस जाए। यही सब सोचते आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछकर पूजा ने दरवाज़ा बंद किया और फिर गुड़िया के पास आकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही। गुड़िया के रोने से नींद खुली तो देखा 11 बज रहे थे। जल्दी से उठकर उसने गुड़िया को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म कर दिया। बाद में पूरे घर को व्यवस्थित कर खुद नहाने गई। पहनने को कुछ नहीं मिला तो सकुचाते हुए संजय जी की अलमारी से उनका ट्रैक सूट निकाल कर पहन लिया और फिर टीवी चालू कर दिया। संजय ऑफिस तो चले आए थे, पर नन्ही गुड़िया और पूजा का ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं। नई जगह, गुड़िया भी तंग कर रही होगी। यही सब सोचकर उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ली और फिर बाज़ार से दोनों के लिए गर्म कपड़े, खाने का सामान लेकर वह स्टोर से बाहर निकल ही रहे थे कि एक खूबसूरत गुड़िया ने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। तो उन्होंने उसे भी पैक करवा लिया और फिर घर चल दिए। दरवाज़ा खोलते ही पूजा चौंक गई। संजय ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रख नन्ही सी गुड़िया को खिलौने वाली गुड़िया दिखाई। गुड़िया खिलौना पाकर खुश हो गई और उसी में रम गई। संजय ने पूजा को सारा सामान दिखाया। बिना उससे पूछे ट्रैक सूट पहनने के लिए पूजा ने माफ़ी मांगी तो संजय ने हंसते हुए कहा, एक शर्त पर, जल्दी कुछ खिलाओ, बहुत तेज़ भूख लगी है। सर हिलाते हुए पूजा रसोई में घुस गई। जल्दी से पुलाव और रायता बनाने लग गई। जितनी देर उसने खाना बनाया उतनी देर तक संजय जी गुड़िया के साथ खेलते रहे। एक प्लेट में पुलाव और रायता लाकर उसने संजय को दिया। खाते खाते संजय जी ने एकाएक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीना चाहती हो? इस सवाल से सकपकाई पूजा खामोश बैठी रही। अपने हाथ से पूजा के मुंह में पुलाव डालते हुए संजय ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं और गुड़िया तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूँगा, पर अब उस नर्क से निकलो। संजय जानते थे पूजा का अपना कहने को कोई नहीं है इस दुनिया में, वरना वह कब की उस नर्क से निकल गई होती। पूजा को संजय की बेइंतहा चाहत का अंदाज़ा था और वो जानती थी कि संजय कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसीलिए तो वह इतनी रात गए उनके साथ बेझिझक आ गई थी। अनुज मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, सिसकते हुए पूजा ने कहा और फिर पिछली रात घटी घटना की पूरी जानकारी संजय को दे दी। गर्दन पर पड़े नीले निशान को धीरे से सहलाते हुए संजय की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है पूजा, तुम एक बार फैसला कर लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूँगा। कहते हुए पूजा को अपनी बाहों में लेकर उस नीले निशान को चूम लिया। हाँ में सिर हिलाते हुए पूजा ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी और फिर संजय के सीने पर सिर टिका दिया। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से संजय ने अनुज के खिलाफ केस दायर कर दिया। सज़ा के डर से अनुज ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। संजय के सीने पर सिर रखकर रोती पूजा का गोरा चेहरा सिंदूरी हो रहा था। आज ही दोनों ने अपने दोस्तों की मदद से रजिस्ट्रार के दफ्तर में शादी कर ली थी। निश्चिंत सी सोती पूजा का दमकता चेहरा चूमते हुए संजय ने धीरे से करवट ली कि पूजा की नींद खुल गई। पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ, 1 मिनट, अभी आता हूँ मैं।
बोलते हुए संजय बाहर निकल गए और फिर कुछ ही देर में वापस आ गए। उनकी गोद में गुड़िया थी, उनीदी सी। गुड़िया को दोनों के बीच सुलाते हुए उन्होंने कहा, हमारी बेटी हमारे पास सोएगी, कहीं और नहीं। संजय की बात सुनकर नन्ही गुड़िया नींद में ही मुस्कुराने लग गई और संजय के गले में हाथ डालकर फिर से सो गई। बाप बेटी को ऐसे सोते देख पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उसने भी आंखें बंद कर ली नई सुबह के स्वागत के लिए।